नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के इस नए शो डी कोड में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में एक ही चर्चा है और वो है सोनम और राजा रघुवंशी की। और हो सकता है कि आज आपके परिवार और आपके दोस्त भी यही चर्चा कर रहे हों। सोनम पर आरोप है कि उसने मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या करवा दी और इस हत्या के पीछे सोनम और उसके बॉयफ्रेंड का षड्यंत्र है। ये दोनों ही ठीक ठाक और इज्जतदार परिवारों से आते हैं और इनकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था। इसलिए आज बड़ा सवाल ये है कि सोनम ने शादी से पहले ही ये क्यों नहीं बताया कि वो राजा के साथ शादी नहीं करना चाहती और किसी और से प्यार करती है। आज रिश्तों और मर्डर की इसी मिस्ट्री को आपके सामने हम डिकोड करेंगे, क्योंकि ये कहानी भारत के समाज की है, भारत के परिवार की है और भारत के युवाओं की है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि 7 जन्मों का वादा करने वाली शादियां अब 7 खून माफ क्यों मांग रही है। इसके बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल में आपके आसपास क्या क्या बदल चुका है और क्या देश की तरक्की के मामले में प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बेहतर साबित हुए हैं। और आखिर में आज आपको एक प्रोफेसर की कहानी सुनाएंगे। अमेरिका के इस प्रोफेसर ने रिवर्स एजिंग पर एक प्रयोग किया, जिसके तहत वो 3 साल तक शहरों से दूर जंगल में रहे और इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल फोन और बाजार में बने प्रोसेस्ड फूड से अपने आप को पूरी तरह दूर रखा। और 3 साल के बाद जब उन्होंने दोबारा अपने शरीर का टेस्ट किया तो उनका शरीर 10 साल जवान हो चुका था, यानी उनके शरीर की उम्र बढ़ने की बजाय कम हो रही थी। आज इसी प्रोफेसर की कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम मेघालय की मर्डर मिस्ट्री को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि अब 7 जन्मों का वादा करने वाली शादियां 7 खून माफ क्यों मांग रही हैं। ये कहानी मुख्य रूप से 3 लोगों के आसपास घूमती है। पुलिस के मुताबिक राजा और सोनम की शादी पिछले 11 मई को इंदौर में हुई थी और ये एक अरेंज मैरिज थी, जिसमें रिश्ता दोनों परिवारों ने मिलकर तय किया था। और दावा है कि उस वक्त सोनम ने भी इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति जताई थी। एक किरदार है राजा रघुवंशी, दूसरा किरदार है सोनम रघुवंशी और तीसरा किरदार राज कुशवाहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों अच्छे खासे परिवारों से थे। राजा रघुवंशी का अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। सोनम भी अपने पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री के बिजनेस में मदद कर रही थी। सोनम के पिता ने इस बात की पुष्टि की है कि राज कुशवाहा उन्हीं के यहाँ पर, यानी उन्हीं के दफ्तर में काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था। और पुलिस को ऐसा लगता है कि शादी से पहले सोनम और राज कुशवाहा दोनों एक रिश्ते में थे, जिसके कारण इन दोनों ने राजा रघुवंशी की हत्या करके उसे अपने रास्ते से हटा दिया। यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल भी है कि अगर सोनम अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा से प्यार करती थी तो फिर उसने राजा रघुवंशी से शादी क्यों की। और अगर वो शादी नहीं करती तो ना तो इस लड़के की जान जाती, ना सोनम जेल में होती और ना ही इतना बड़ा हत्याकांड होता। ऐसा आरोप है कि 25 साल की सोनम ने यह सिर्फ पैसे की वजह से किया और यह भी हो सकता है कि समाज का या परिवार का भी कोई दबाव रहा हो। अगर वो अपने परिवार की सहमति के खिलाफ अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले अपने से 5 साल छोटे लड़के से शादी कर लेती तो उसे एक बेहद मामूली से घर में रहना पड़ता, उसका जीवन काफी गरीबी में बीतता और इसी वजह से उसने दूसरा रास्ता चुना। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी पिछले ही महीने की 11 तारीख को हुई, यानी अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ था। और आरोप है कि इस हत्याकांड की साजिश इससे पहले ही रची जा चुकी थी। ऐसा कहा जा रहा है कि सोनम इस शादी से कुछ दिन पहले भी मेघालय आई थी और यहां रहकर उसने इस पूरे इलाके की रेकी की थी। उसने उन तमाम जगहों की पहचान की जहां ज्यादा आबादी नहीं रहती, जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, यानी उसके दिमाग में पहले से था कि उसे इन इलाकों में एक मर्डर करना है। रेकी करने के बाद वो मेघालय से वापस अपने शहर इंदौर लौट आई और इंदौर में 11 मई को उसने राजा रघुवंशी से शादी कर ली। हमारे पास इस शादी का एक वीडियो भी है जिसमें सोनम के चेहरे पर आपको बिल्कुल खुशी दिखाई नहीं देगी, जबकि राजा काफी खुश नजर आ रहा है। रिश्तेदारों का कहना है कि उस वक्त जब सोनम से यह पूछा गया कि क्या वो किसी बात से परेशान है तो उसने यही कहा कि वो शादी के इतने लंबे कार्यक्रम के कारण थक चुकी है और इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है और
परिवार के लोगों ने भी इस बात पर आसानी से विश्वास कर लिया। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो राजा तो खुश हैं शादी में, लेकिन सोनम का चेहरा लटका हुआ है। ऐसा लगता है कि सोनम के दिमाग में कुछ चल रहा है। सच्चाई यह थी कि शादी के वक्त ही सोनम परेशान थी और वो अपने पति की हत्या करने के बारे में तब से ही सोच रही थी। शादी के बाद अक्सर हनीमून पर जाने की सारी योजना और सारी तैयारी लड़के द्वारा की जाती है, आपने भी देखा होगा ज्यादातर। लेकिन इस मामले में हनीमून पर कहां जाना है, कैसे जाना है, यह सब कुछ सोनम ने तय किया। 11 मई को शादी के बाद सोनम ने राजा को यह बताया कि वो मेघालय जाना चाहती है और उसने होटल से लेकर फ्लाइट तक सारी टिकट्स एडवांस में ही बुक करा ली थी। जबकि राजा मेघालय जाने के लिए तैयार नहीं था, मेघालय जाने के पक्ष में नहीं था। वो चाहता था कि हनीमून के लिए कहीं और जाए और वो ये भी शायद चाहता था कि कुछ समय रुककर हनीमून पर जाएं। और ये बात उसने अपनी मां से भी तब कही थी। लेकिन परिवार का कहना था कि अगर सोनम की इच्छा है तो उसे अपने बाकी सारे काम रोककर हनीमून के लिए मेघालय चले जाना चाहिए। शादी के 9 दिन के बाद 20 मई को ये दोनों मेघालय गए और 22 मई को दोनों ने वहां जाकर एक स्कूटी किराए पर ली। यह भी आरोप है कि हनीमून पर जाने से पहले राजा की मां ने उससे कहा था कि वो सोने की चेन और सोने की अंगूठियां पहनकर मेघालय ना जाए। लेकिन सोनम ने राजा से कहा कि ये जो सोने के आभूषण हैं राजा के, ये उस पर बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए वो उसके पास जितना भी सोने का सामान है, अंगूठियां हैं, चेन वगैरह हैं, ये सब पहनकर चले। और 20 मई को ये दोनों ही मेघालय के लिए रवाना हो गए और असम के कामाख्या मंदिर होते हुए मेघालय पहुंचे, जहां 22 मई को दोनों ने घूमने के लिए किराए पर स्कूटी ली। और पुलिस का कहना है कि सोनम ने राजा की हत्या करने के लिए 3 लोगों को पैसा दिया और ये तीनों लोग मेघालय में लगातार इन दोनों लोगों का पीछा करते रहे। हमारे पास सोनम के कुछ सीसीटीवी वीडियोस हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि सोनम लगातार इस दौरान फोन पर व्यस्त थी, फोन का इस्तेमाल कर रही थी और शायद वो अपनी लोकेशन उन लोगों के साथ शेयर कर रही थी जिन्हें उसने अपने पति की हत्या करने के लिए पैसा दिया था। ये कुछ सीसीटीवी फुटेज है, मैं आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या दिखाई दे रहा है। 24 मई को पहली बार यह खबर आई कि सोनम और राजा का मेघालय में अपहरण हो गया है और शायद उनकी हत्या भी कर दी गई है। और उस वक्त ये खबर इस तरह से आई जैसे मेघालय में किसी ने मध्य प्रदेश के इस कपल का शायद पैसे के लिए अपहरण कर लिया है और मेघालय की सरकार और पुलिस इन्हें बचाने में नाकाम रही और वो कुछ खास कर नहीं रहे। आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर सोशल मीडिया पर लिखा और भारत के गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वो इस मामले में मदद करें। उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ने ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात भी की और कहा कि वो इस मामले को लेकर मेघालय की सरकार से बात करें और इन दोनों को जल्द से जल्द वहां से छुड़ाया जाए। इससे आप समझ सकते हैं कि इस घटना से मेघालय की अपनी छवि भी कितनी खराब हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेघालय के ही कुछ लोगों ने इन दोनों को लूटकर उन्हें बंधक बना लिया है और या शायद उनकी हत्या भी हो चुकी हो। 24 मई को मेघालय की पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और उन्होंने ड्रोन्स की मदद से घने जंगल वाले इन तमाम इलाकों में इस कपल को ढूंढा। इन्हीं कोशिशों के बाद 2 जून को एक खाई के पास राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ और उसके शरीर पर ना तो उसके सोने की चेन थी, ना अंगूठियां थी, ना जेब में उसका वॉलेट था और बाकी सारा सामान भी गायब था। सोनम के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चला और कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह लिखने लगे कि मेघालय में राजा रघुवंशी से लूटपाट के बाद उनकी हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी को अब भी अपराधियों ने बंधक बनाया हुआ है और इन खबरों से मेघालय की छवि को बड़ा नुकसान पहुंच रहा था। यहां मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड सांगमा की हमें बड़ी तारीफ करनी चाहिए, जिन्होंने अपनी पुलिस को यह सख्त निर्देश दिए कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाए और उनकी पुलिस, राज्य की पुलिस, ये पता लगाने में कामयाब रही कि यह घटना लूटपाट की नहीं है, बल्कि इस घटना में, इस मामले में सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवाई है। उसने जानबूझकर अपने पति को
सोने की चेन, सोने की अंगूठियां पहनकर चलने के लिए कहा, ताकि वो इसे लूटपाट की घटना बताकर उसकी हत्या करवा दे और पुलिस से बच जाए। मेघालय की पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक अपराधी का नाम है विशाल चौहान, दूसरा है आकाश राजपूत और तीसरा है आनंद कुर्मी। ये तीनों सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को जानते थे और आरोप है कि सोनम ने खुद ही इन्हें अपने पति की हत्या करने के लिए पैसा दिया था और सोनम ने सोचा था कि वो आसानी से इसका सारा दोष मेघालय के लोगों पर मढ़ देगी और उसकी साजिश के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मेघालय की पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया और सोनम और इन हत्यारों को मेघालय की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेघालय भारत के उन राज्यों में से है जहां सबसे कम अपराध होता है। वर्ष 2022 में पूरे देश की सिर्फ 0.1% यानी 62 हत्याएं ही मेघालय में हुई थी। मेघालय को पर्यटन के लिए बहुत सुरक्षित राज्य माना गया है, लेकिन इस घटना से मेघालय की अपनी छवि भी खराब हो रही थी और लोग सोशल मीडिया पर ये बातें लिखने लगे थे कि मेघालय भी अब सुरक्षित नहीं है और बहुत सारे लोग जो मेघालय जाना चाहते थे छुट्टियां मनाने के लिए, हनीमून के लिए, वो भी अब डरने लगे थे। लेकिन मेघालय की सरकार ने इस केस को सुलझाकर सबके सवालों का जवाब दे दिया और इसके लिए सरकार और पुलिस और वहां के मुख्यमंत्री की तारीफ जरूर करनी चाहिए। Well, I'm very sure they blame, yes, all these days they blame the government of Meghalaya, they blame people of Meghalaya. But now I think since we have already arrested the accused, which is more or less the one who committed the crime, I think everything will become clearer to them. And I'm very sure one day they have to also withdraw their statement against the Meghalaya. यहाँ आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेघालय की पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कैसे किया। तो अब आप सब जो दिन भर इस बारे में चर्चा कर रहे थे, अब ये जानिए कि ये केस क्रैक कैसे हुआ। अपने पति की हत्या कराने के बाद सोनम काफी समय तक छिपी रही और दावा है कि वो नेपाल भागना चाहती थी। नेपाल जाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन जब उसके पैसे खत्म हो गए तब उसने गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंचकर उसके मालिक से मदद मांगी और गाजीपुर में इस ढाबे वाले का फोन लेकर अपने भाई को फोन किया। उसने कहा कि राजा की मेघालय में कुछ लोगों ने अपहरण करने के बाद हत्या कर दी है और वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहां गाजीपुर आई है। ये उसकी कहानी थी। इसके बाद स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मेघालय की पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसने ये देखा कि अगर सोनम के साथ लूटपाट की कोशिश हुई थी, अगर उसका भी अपहरण करने की कोशिश हुई है, तो फिर उसके शरीर पर एक भी चोट के निशान क्यों नहीं है। पुलिस ने जब बहुत अच्छी तरह से इस मामले की जांच की और सोनम से भी पूछताछ की, तो उसे सोनम की बातों पर यकीन नहीं हुआ, शक हुआ। तब यह पता चला कि सोनम झूठ बोल रही है और उसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। मेघालय की पुलिस का कहना है कि उसने इस मामले को सुलझा लिया है। हालांकि सोनम के परिवार को अब भी इन बातों पर यकीन नहीं है कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है और सोनम का परिवार अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये मांग कर रहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, जबकि राजा के परिवार का कहना है कि सोनम के इस हत्याकांड के लिए सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब, मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को भी फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं। क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कि पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा। थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके खत्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया,
तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इस पूरी घटना को जब आप डिकोड करेंगे तो आपको 3 बातें समझ में आएगी। यहाँ आपने 2 लोगों को देखा। एक राजा की माँ है। राजा की माँ ये कह रही हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरे हैं सोनम के पिता, जो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहते कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। अब 3 बात समझ में आएंगी आपको। पहली बात, ये कहानी रिश्तों में मिलने वाले धोखे के बारे में बताती है। दूसरा, इस घटना में सबको ये दिख रहा है कि सोनम अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले एक मामूली से कर्मचारी से प्यार करती थी, और उसी के लिए उसने अपने पति की हत्या करवा दी। लेकिन सच ये है कि अगर वो प्यार करती भी थी तो ये प्यार सच्चा नहीं था। इस तरह का प्यार सच्चा प्यार नहीं हो सकता। अगर ये सच्चा प्यार होता तो सोनम के मन में लालच नहीं आता, और वो ये नहीं सोचती कि वो शादी करने के बाद अपने पति की हत्या करवाएगी, बाद में उसी के पैसों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक शानदार जीवन बिताएगी। सच्चा प्यार कभी भी दौलत और अमीरी नहीं देखता, लेकिन सोनम ने प्यार से पहले पैसा देखा और एक ऐसे व्यक्ति की जान ले ली जिसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने सोनम से शादी की, सोनम पर विश्वास किया और उस पर भरोसा करके वो हनीमून के लिए उसके साथ मेघालय चला गया। और तीसरी बात, इस घटना ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि अब रिश्तों में पुरुषों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। जैसे जैसे शादियां भव्य होती जा रही हैं, वैसे वैसे रिश्ते जर्जर होते जा रहे हैं। भारत के समाज को पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। लोगों की अक्सर अभी तक यही धारणा रही है कि किसी भी रिश्ते में पुरुषों के साथ हिंसा और अत्याचार नहीं हो सकता, लेकिन अब ये स्थिति हमारे समाज में बदलने लगी है। अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें पुरुषों को ही अब डर लग रहा है कि महिला सुरक्षा की तरह पुरुषों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन गई है। इस साल सिर्फ मार्च के महीने में ही ऐसी 7 घटनाएं हुई हैं जिनमें महिलाओं ने अपने पति या पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी, और इनमें भी एक घटना आपको याद होगी, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई थी, जहां मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके एक नीले रंग के ड्रम के अंदर सीमेंट से शव को जमा दिया था। अगर आप मेरठ और इंदौर की इस घटना को मिलाकर देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि इन दोनों मामलों में इन लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड में ऐसा क्या देखा कि इनके लिए अपने पतियों की हत्या कर दी, और ऐसे पति जिनमें कोई कमी नहीं थी। सोचिए, अगर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने पतियों की जान ले रही हैं तो पुरुषों के अंदर असुरक्षा की भावना अभी इस समय कितनी बढ़ रही होगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में भी जब एक व्यक्ति को यह पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ रिश्ता है, तो शायद उसने अपनी जान बचाने के लिए ही अपनी पत्नी की शादी उस व्यक्ति से करा दी। ये सिर्फ एक घटना नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि पहले ज़्यादातर रिश्तों में सिर्फ महिलाओं की हत्या होती थी और महिलाओं पर ही अत्याचार भी होता था, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करते थे। लेकिन अब ये सारी घटनाएं पुरुषों के साथ भी होने लगी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में पुरुष आर्थिक रूप से अच्छे परिवारों से होते हैं और उनकी पार्टनर अपने बॉयफ्रेंड के लिए उनकी हत्या कर रही हैं। कई केसेस में आपको ये बात मिलेगी। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में फ्रांस का एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है ग्लिडन। ये ऐप उन लोगों के लिए है जो शादी के बाद भी किसी नए पार्टनर को डेट करना चाहते हैं, यानी जो शादी के बाद भी डेट करना चाहते हैं उनके लिए है। और भारत में 30 लाख लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन फी भी खर्च कर रहे हैं। पुरुष अगर इस ऐप पर किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ 5 मैसेज भेजने के लिए 1350 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, और अगर किसी को इस ऐप पर पार्टनर मिल जाए तो इसमें सब्सक्रिप्शन फी का पूरा खर्च 10,000 रुपये से भी ज़्यादा हो सकता है, जबकि महिलाओं के लिए ये ऐप बिल्कुल फ्री है। इस ऐप ने एक सर्वे करवाया जिसमें सबसे ज़्यादा 56% शादीशुदा महिलाओं ने कहा कि वो अपने पतियों को धोखा देना गलत नहीं मानती और अपने पति के अलावा भी वो एक और पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है। इसी सर्वे में ये भी पता लगा कि अब भारत में बहुत सारी महिलाओं के लिए शादी के बाद भी दूसरा रिश्ता रखना गलत नहीं है, और इसी के कारण ये सारी घटनाएं हो रही हैं। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अभी सभी रिश्तों में ही महिलाएं अपने पतियों के लिए ईमानदार नहीं हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि अब ये ट्रेंड
बदल रहा है। अब धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब महिलाएं भी पुरुषों के टुकड़े टुकड़े करके उनकी हत्याएं कर रही हैं और पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा भी बढ़ रही है। वर्ष 2019 के बाद 2973 शादीशुदा पुरुषों ने अपने पत्नियों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से मदद मांगी है। और सोचिए, ये तो वो पुरुष हैं जो मदद मांगने की हिम्मत कर पाए। बहुत सारे पुरुष तो आज भी ऐसे हैं जो हिंसा के बाद भी अपनी पत्नियों और पार्टनर के खिलाफ शिकायत ही नहीं कर पाते। उन्हें समाज में अपनी बदनामी का डर होता है। ऐसे मामलों में महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उचित कानून भी हमारे देश में अभी नहीं है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले जब अमेरिका में कैजुअल रिलेशनशिप्स का ट्रेंड आया, वहाँ के समाज में बदलाव आना शुरू हुआ। वहाँ शादी के बजाय लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने लगे। तब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अपने पतियों और पार्टनर्स को ज़्यादा धोखा देना शुरू कर दिया और बाद में पुरुषों के साथ हिंसक घटनाएं होने लगी। इतनी होने लगी कि वहाँ पर पुरुषों की सुरक्षा के लिए कई नए कानून बनाने पड़े और आज भारत उसी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। भारत में भी वही बदलाव आ रहा है जो अमेरिका में कई दशक पहले आ चुका था। आज भारत में तलाक मांगने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है और मुंबई में तलाक के लिए जो अर्जियां दायर हुई, उनके अध्ययन में यह पता चला कि 25 से 34 साल की महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने पतियों को तलाक दे रही हैं। पहले भारत के लिए कहा जाता था कि हमारे देश में शादियां 7 जन्मों का बंधन है, जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है, पुरुष कभी घरेलू हिंसा का शिकार नहीं हो सकते। लेकिन ये सारी बातें अब बदल रही हैं और अब फिल्मों में भी इसे सामान्य करके दिखाया जाने लगा है। पहले की फिल्मों में ये दिखाया जाता था कि पुरुषों के एक से ज़्यादा महिलाओं के साथ संबंध है और महिलाओं को इसे स्वीकार करना पड़ता था क्योंकि महिलाएं मजबूर थीं, पत्नियां मजबूर थीं। आपको याद होगा, ऐसी बहुत सारी फिल्में आई हैं। एक फिल्म आई थी जुदाई, बीवी नंबर 1। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी जो स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल ऐसी ही है, जिसमें पति के एक से ज़्यादा महिलाओं के साथ संबंध हैं। लेकिन अब जो फिल्में या वेब सीरीज़ आ रही हैं उनमें यही दिखाया जाता है कि कैसे महिलाओं का शादी के बाद भी दूसरे पुरुषों के साथ संबंध हो सकता है और अब ये सामान्य सी बात है। और आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि आजकल के लोग जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं वो है भटका हुआ प्यार, और इस भटके हुए प्यार को सबसे ज़्यादा हवा सोशल मीडिया देता है। इसलिए सोशल मीडिया से आप अपने आप को थोड़ा उससे दूरी बनाकर रखें, आपको बचकर रहना होगा और हमें देखना होगा कि भारत की जो संस्कृति है वो क्या है। हमारे देश के लोगों ने पहले पश्चिमी देशों का खाना, पिज़्ज़ा और बर्गर जैसा खाना अपनाकर अपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया और अब कुछ लोग पश्चिमी देशों की रिश्तों वाली संस्कृति अपनाकर अपने रिश्तों को भी ख़राब कर रहे हैं और उनकी सोच ऐसी होती जा रही है कि धोखा अब सामान्य सी बात लगता है, चाहे लड़की लड़के को धोखा दे रही हो या लड़का लड़की को धोखा दे रहा हो। अब आज की एक और बड़ी खबर, अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुए दंगों को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि अमेरिका की जो एजेंसियां अपने ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स में भारत में घुसपैठ करके आए रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें लिखती हैं कि भारत में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गई है, वही अमेरिका अपने देश के घुसपैठियों के साथ क्या कर रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की हैं, जहां पुलिस और सेना के बीच ऐसी हिंसक झड़प हुई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां नेशनल गार्ड के 2000 सैनिकों को तैनात कर दिया। नेशनल गार्ड का मतलब है अमेरिका की सेना, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने कैलिफोर्निया की सड़कों पर अब उतार दिया है। ये हिंसा अवैध शरणार्थियों के मुद्दे पर हुई है, जिसमें अमेरिका की फेडरल एजेंसियां कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस शहर में अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए रेड कर रही थी। इस दौरान 118 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और फेडरल एजेंसीज का कहना है कि गिरफ्तार हुए लोगों के पास अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए इन लोगों को तत्काल रूप से अमेरिका से बाहर इनके देशों में भेज दिया जाएगा। जिससे कैलिफोर्निया के लोग भड़क गए और उन्होंने लॉस एंजलिस शहर में इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के मुख्यालय को घेर लिया। इसके बाद इन लोगों ने वहां तोड़फोड़ की और पुलिस की कार्रवाई से कैलिफोर्निया में दंगे भड़क गए। अमेरिका में केंद्र सरकार को फेडरल सरकार कहते हैं और वहाँ राज्य की सरकारें बहुत शक्तिशाली होती हैं, उनके पास भी बहुत शक्तियाँ होती हैं
और कोई भी राष्ट्रपति बिना राज्य के गवर्नर की सहमति के वहां सेना को नहीं भेज सकता। लेकिन इन दंगों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा ही किया, जिससे विवाद और बढ़ गया। कैलिफोर्निया अमेरिका का वो राज्य है जो पारंपरिक रूप से वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी का एक समर्थक राज्य माना जाता है, और इसीलिए इन दंगों ने अब एक राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कैलिफोर्निया से अमेरिकी सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, वहां के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और खुद को मानव अधिकारों का चैंपियन बताने वाला अमेरिका इन्हीं लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई कर रहा है और कई लोगों को जबरदस्ती वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। वर्ष 2019 में जब भारत सरकार ने CAA कानून बनाया था, आपको याद होगा, नया नागरिकता कानून, तब कुछ लोगों ने यह झूठ फैलाया कि इस कानून से भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। और आपको याद होगा इस मुद्दे पर तब भारत में दंगे भी हुए थे और अमेरिका ने इन दंगों पर कहा था कि वो इस कानून को लेकर चिंतित है और इस कानून को लागू करने की जो भी प्रक्रिया है अमेरिका उस पर कड़ी नजर रख रहा है। ऐसा अमेरिका ने हमारे देश के बारे में कहा था। अब सोचिए, उस कानून से तो किसी की नागरिकता नहीं गई भारत में, ना जानी थी, लेकिन अमेरिका को इस कानून से चिंता होने लगी थी। अब वो भारत के दंगों से तब परेशान हो गया था, लेकिन अब जब वहां अवैध घुसपैठियों और शरणार्थियों को गिरफ्तार करके जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है और इसके खिलाफ वहां दंगे हो रहे हैं, तो अमेरिका की इस पर अपनी कोई ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट जारी नहीं हो रही। यहां पर अमेरिका कुछ और ही तस्वीर दुनिया को दिखा रहा है। कैलिफोर्निया राज्य से गिरफ्तार किए गए ज्यादातर अवैध शरणार्थी असल में मैक्सिको के हैं। कैलिफोर्निया और मैक्सिको के बीच 256 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर है और मैक्सिको से बड़ी संख्या में लोग अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल होते हैं और फिर यहां आकर वो दक्षिण अमेरिका के अलग अलग राज्यों में काम करते हैं और वहां बस जाते हैं और अमेरिका इन्हें अवैध घुसपैठिया मानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया समेत दक्षिण अमेरिका के राज्य एक ज़माने में मैक्सिको का ही हिस्सा हुआ करते थे और इतिहास में अगर इनके साथ अन्याय ना हुआ होता तो कैलिफोर्निया इन्हीं मैक्सिकन लोगों का होता आज भी। वर्ष 1846 से 1848 तक अमेरिका और मैक्सिको के बीच 2 वर्ष लंबा युद्ध चला, जिसके बाद फरवरी 1848 में एक संधि हुई जिसके तहत मैक्सिको के कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटा, न्यू मैक्सिको, एरिजोना और कुछ और राज्यों को अमेरिका ने अपने नियंत्रण में ले लिया। कुल मिलाकर मैक्सिको की 13.5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन अमेरिका के पास चली गई, जो आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रफल को मिलाकर भी उससे ज्यादा होगी। और इसके बदले में अमेरिका ने मैक्सिको को सिर्फ 15 मिलियन US डॉलर्स यानी आज के हिसाब से भारतीय रुपयों में सिर्फ 128 करोड़ रुपए दिए और उसके इतने सारे राज्यों को ले लिया, इतनी सारी जमीन ले ली जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बराबर है। और मैक्सिको की भूमि को अमेरिका ने अपने देश में मिलाकर इन्हें अलग अलग राज्यों में बांट दिया। लेकिन आज इसी मैक्सिको के लोग अब इन्हीं राज्यों में जब आते हैं तो अमेरिका उन्हें गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर देता है। वक्त कैसे बदलता है आपने देख लिया। एक ज़माने में ये इलाका मैक्सिको का ही हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। आज अमेरिका में एक और शब्द ट्रेंड कर रहा है और वो है बाइडन 2.0। न्यू जर्सी में अपने विमान पर चढ़ते वक्त वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए और इसके बाद लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप की उम्र और उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोगों ने उन्हें बाइडन का एक नया रूप कहना शुरू कर दिया, बाइडन 2.0। और आज से 6 महीने पहले तक जब पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ ऐसी कोई घटना होती थी तो राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें अनफिट बताकर उनका मजाक उड़ाते थे।
लेकिन अब सवाल राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर भी उठ रहे हैं, जो इसी महीने की 14 तारीख को 79 वर्ष के होने वाले हैं। और अब आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल में आपके आसपास क्या बदल चुका है और क्या देश की तरक्की के मामले में प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बेहतर साबित हुए हैं। किसी भी सरकार की उपलब्धियों को 3 पैमानों पर आप माप सकते हैं। एक है उसने देश के लिए क्या किया, दूसरा उसने देश के लोगों के लिए क्या किया, और तीसरा उसने देश के समाज में बदलाव लाने के लिए क्या क्या किया और क्या आप उस बदलाव को महसूस कर सकते हैं अपने आसपास। अगर आप 11 साल के इस कार्यकाल को देखेंगे तो तीनों मोर्चे पर उन्होंने सफलता हासिल की है। सबसे पहले ये देखिए कि उनकी सरकार ने भारत के मोर्चे पर क्या किया। आज़ादी से लेकर वर्ष 2014 तक 67 वर्षों में भारत 2 ट्रिलियन US डॉलर्स की अर्थव्यवस्था बन पाया था, लेकिन वर्ष 2024 से 2025 14 से 2025 के बीच मोदी सरकार के इन 11 वर्षों में भारत 4.2 ट्रिलियन US डॉलर्स की अर्थव्यवस्था बन गया और 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी कार्यकाल में भारत की योग संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत ने वॉर डॉक्ट्रिन यानी युद्ध के सिद्धांत को भी नए सिरे से परिभाषित किया और सरकार ने तय किया कि अब कोई भी आतंकवादी हमला भारत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की और अब पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमला किया। देश के मोर्चे पर सरकार ने दुनिया को यह बताया कि अब नया भारत घर में घुसकर मारता है। 11 साल पहले भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में होती थी जो हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन आज पूरी दुनिया मेड इन इंडिया हथियारों की बात कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर में इनकी लाइव और सफल टेस्टिंग पूरी दुनिया ने देखी। 2014 में भारत का रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ रुपए था केवल। अब 2024 में यही रक्षा उत्पादन 1,27,000 करोड़ रुपए का हो गया है। अब भारत में ही 300 हथियार और डिफेंस सिस्टम्स को तैयार किया जाता है। इसी सरकार में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। अयोध्या में लगभग 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और जो लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उन्हें भी बीजेपी ने और सरकार ने जवाब दे दिया। यानी मोदी सरकार के इन 11 सालों में दुनिया के मानचित्र पर एक नए भारत का उदय हुआ है और ये सब आपने देखा होगा। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर होकर अपने फैसले करता है, एक भारत जो दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारता है, ऐसा भारत जो अब दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति है और एक ऐसा भारत जो अपनी मानसिक गुलामी की बेड़ियों को भी तोड़ रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। अब ये देखिए कि इन 11 सालों में देश के लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या किया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6,000 रुपये किसानों को सीधा उनके बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं और अब तक भारत के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इस स्कीम के तहत कवर किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है।
11 सालों में 55 करोड़ 22 लाख जनधन अकाउंट खोले हैं। पीएम आवास और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है और 11 साल में मोदी सरकार ने करीब 27 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से निकालने में कामयाबी पाई है। और मोदी सरकार वर्ष 2017 में जीएसटी कानून लेकर आई। इसे आज़ाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में गिना जाता है, जिसके तहत पूरे देश में एक समान टैक्स नियम लागू होता है और इस तरह से मोदी सरकार ने वन कंट्री वन टैक्स के सपने को पूरा किया। सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया और राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं की संसद और राज्य विधानसभाओं में उनके लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला भी लिया। लेकिन उससे पहले आप आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक वीडियो तैयार किया गया है, वो आप जरा देखिए कि उसमें आपको क्या दिखाई देता। देखिए। सफर चल रहा है, हम चल रहे हैं कठिन रास्ते हैं, संभल हम रहे हैं। कहानी विकास की विरासत के किस्से हैं, देश बदल रहा है, हम चल रहे हैं। देश बदल रहा है, हम चल रहे हैं। देश बदल रहा है, हम चल रहे हैं। रुकेंगे नहीं हम, झुकेंगे नहीं हम, गलत जो भी होगा सहेंगे नहीं हम। इरादों में अपने अटल हम रहे हैं, इरादों में अपने अटल हम रहे हैं। सफर चल रहा है, हम चल रहे हैं। देश बदल 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 रहा है, हम चल रहे हैं। देश ने पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो अपनी कुर्सी को सत्ता की ताकत का केंद्र नहीं बल्कि सेवा का एक जरिया मानते हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक वो कहते हैं। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे। उनके नेतृत्व और मजबूत फैसले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और 11 वर्षों में मोदी सरकार ने अपने क्रांतिकारी फैसलों से एक ओर जहां विकास का नया इतिहास लिखा, वहीं दूसरी तरफ मजबूत नेतृत्व के दम पर दुनिया का भरोसा भी जीता। और 11 साल में मोदी सरकार ने गरीबी के खिलाफ ऐतिहासिक जंग लड़कर 27 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से निकालने में कामयाबी पाई है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि ये मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं की वजह से मोदी सरकार ने गरीबी के मोर्चे पर यह जीत हासिल की है और पीएम आवास योजना, जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे जो योजनाएं हैं उनसे गरीबों के हालात पहले से बहुत बेहतर हुए। मोदी सरकार की उपलब्धि भारत को गरीबी मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गरीबी को, हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीबी को परास्त कर करके, विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। अब वो नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बने हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो जब आप अपने आसपास किसी भी देश में कभी कोई बदलाव देखते हैं तो बदलाव सबसे पहले महसूस होना चाहिए और वो बदलाव होता है विश्वास का बदलाव। एक सबसे बड़ा जो बदलाव हमारे देश में आज आया है वो है विश्वास। आज भारत कभी भी किसी मुसीबत में फंसता है तो देश के प्रत्येक नागरिक को एक विश्वास रहता है कि उनके पास एक ऐसा नेता है जो उसे, देश को उस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। और इन 11 सालों में ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आईं जब देश के सामने एक से एक इस प्रकार के चुनौतियां भरे क्षण आए हैं। आप याद कीजिए, हमने कोविड का क्षण देखा। कोविड में पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो नेतृत्व का सबसे बड़ा टेस्ट था, सबसे बड़ी परीक्षा थी। जिस देश के पास जितना अच्छा नेता था
उस देश ने उतना ही अच्छा परफॉर्म किया। कोविड की परीक्षा भारत ने बहुत अच्छे से पास की। इसके बाद आपने देखा होगा इस दौरान बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। चीन के साथ हमारा विवाद हुआ, पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चुनौतियां रोज़ आती हैं। लेकिन आपने एक चीज़ अपने साथ ये महसूस की होगी कि आपको हमेशा ये लगता होगा कि हमारे पास एक ऐसा नेता है और वो हमें हर चुनौती से बहुत अच्छी तरह से बाहर निकाल लेगा। चाहे वो कोविड की चुनौती हो, चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, चाहे वो दुनिया भर में चल रही राजनीति की चुनौती हो, चाहे वो पाकिस्तान और चीन की चुनौती हो। अब आज की एक और बड़ी खबर आपके लिए ये है कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से गिरकर आज 5 यात्रियों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना सेंट्रल रेलवे के मुंब्रा और दिवा रेलवे स्टेशन के बीच हुई और इस दुर्घटना का बड़ा कारण यह है कि इसमें जो यात्री सफ़र कर रहे थे वो ट्रेन के फुटबोर्ड यानी दरवाज़ों पर खड़े थे, जिसे लेकर अब काफ़ी बहस भी इस समय चल रही है। जो 13 लोग इंजर हुए थे उनमें से 4 व्यक्तियों की डेथ हुई है। इनके अलावा बाकी 4 व्यक्तियों के ऊपर अभी उपचार चल रहे हैं। दीवा और मुंब्रा स्थानकों के बीच में ये घटना हुई थी। इसी घटना को मद्देनज़र रखते हुए रेलवे बोर्ड ने अभी रेट्रोफिटमेंट का जो रेक अभी मुंबई सबअर्बन सिस्टम में चल रहे हैं उन सभी रेक्स में रेट्रोफिटमेंट का करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते हम लोग ऐसी घटनाओं का भविष्य में बचाव कर पाएंगे। उसी के साथ में जो नए रेक आएंगे वो सारे रेक एसी रेक नए आएंगे, इसका निर्णय लिया गया है। और उन्हीं के साथ साथ में आप सभी के माध्यम से हम यात्रियों से ये अनुरोध करते हैं कि कृपया फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल ना करें, जिसके चलते हम ऐसी घटनाओं को रोक सकें। दरवाज़ों पर खड़े होकर यात्रा करने की समस्या सिर्फ मुंबई की लोकल ट्रेन की नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रेनों में जगह जगह लोग दरवाज़ों पर लटक कर यात्रा करते हैं और इस दुर्घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब इस समस्या के 3 समाधान हो सकते हैं। पहला, सभी एसी और नॉन एसी कोचेज में ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम्स लगाए जाएं। दूसरा, भीड़ को देखते हुए ट्रेनों की संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी जाए। और तीसरा, रेल यात्रियों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि वो ट्रेन में सुरक्षित यात्रा करना सीखें। आज मुंबई में हुए हादसे के तुरंत बाद रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया कि अब से मुंबई सब अर्बन सेक्टर में बनाए जा रहे सभी रेलवे कोचेज में ऑटोमेटिक डोर्स की सुविधा अनिवार्य रूप से होगी, जिसका उद्देश्य ये है कि चलती ट्रेन में दरवाजे खुले ना रहें और कोई भी यात्री लटक कर यात्रा ना करे। इसके साथ ही मौजूदा सभी कोचेज को अब दोबारा डिज़ाइन किया जाएगा और इनमें भी ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम लगाया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इन सब के मद्देनज़र और इस प्रकार की घटनाओं के रोकने के लिए रेलवे ने फैसला लिया है कि भविष्य में जितने भी निर्माणाधीन रेक हैं मुंबई सबअर्बन के लिए उन सब में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो रेक अभी लोगों की सेवा में हैं, जो सर्विस प्रदान कर रहे हैं, उन रेकों में भी हम इस संभावना को तलाश रहे हैं कि क्या डोर क्लोजर फैसिलिटी लगाई जा सकती है और उसके बाद फेज्ड मैनर में इन सभी रेक में भी हम लोग ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो हम अपने रेल के यात्रियों से यही कहना चाहेंगे कि भले ही रेल छूट जाए, लेकिन आपको अपने जीवन की सावधानी कभी नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा याद रखिए कि आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। हम सभी के जीवन में कहानियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आपने भी अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी जो अब तक आपको याद होंगी। इन कहानियों में मनोरंजन भी था और ज़िंदगी की सीख भी थी, जिससे जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा आपको मिलती थी। कहते हैं कहानियाँ कभी मरा नहीं करती। एक अच्छी कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। लेकिन आज के ज़माने में अब कहानियाँ कहीं खो गई हैं। मोबाइल फ़ोन ने कहानियों के कल्चर पर फुल स्टॉप लगा दिया है और आज कहानियों की जगह इंस्टा स्टोरीज़ ने ले ली है। ऐसे में हमने ये सोचा कि क्यों ना कहानियों के सिलसिले को दोबारा से आपके लिए जीवित किया जाए। तो आज से हम डिकोड में कहानी का एक नया चैप्टर जोड़ रहे हैं और इसके ज़रिए हम आपके साथ समय समय पर प्रेरणा देने वाली मनोरंजक कहानियाँ शेयर करेंगे जो आपके काम भी आएंगी। और ये सिलसिला आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज की कहानी का शीर्षक है
जिंदगी मिली दोबारा। आज की कहानी के मुख्य किरदार हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर डेविड फर्मन। ये बात है वर्ष 2016 की। उस समय डॉक्टर डेविड फर्मन की उम्र 39 वर्ष थी, 39 ईयर्स। लेकिन वो हमेशा अपने आप को थका हुआ महसूस करते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके शरीर की ऊर्जा कहीं खो गई है। एक दिन उन्होंने अपने शरीर की जांच करवाई, जिसमें उनके शरीर की बायोलॉजिकल एज 42 साल निकली, जो उनकी असली उम्र से 3 साल ज्यादा थी। उनकी असली उम्र थी 39 साल, लेकिन शरीर की उम्र है 42 साल, यानी वो समय से पहले बूढ़े हो रहे थे। इसके बाद डॉक्टर फर्मन ने रिवर्स एजिंग का एक प्रयोग शुरू किया और इस प्रयोग के लिए उन्होंने अपने आप को ही चुना, यानी ये प्रयोग उन्होंने अपने ऊपर शुरू कर दिया। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कैलिफोर्निया के एक जंगल में रहने के लिए चले गए। यहाँ उन्होंने लकड़ी का एक छोटा सा घर बनाया, जहाँ ना बिजली की रोशनी थी, ना टीवी था, ना मोबाइल फ़ोन था। घर में कुर्सियाँ तक नहीं थीं। शाम 7:30 बजे के बाद लाइट बंद कर दी जाती थी और रात में सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी रहती थी। उन्होंने घर में केमिकल्स का इस्तेमाल भी बंद कर दिया और इस दौरान सिर्फ घर में पका हुआ और प्राकृतिक खाना ही उन्होंने खाया। प्रोसेस्ड फूड और बाजार का खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया। इस दौरान वो पास की नदी से मछली पकड़ते और जंगल से ताज़ा फल और सब्जियां तोड़कर लाते थे और उन्हीं को खाते थे। 3 साल जंगल में रहने के बाद जब उन्होंने फिर से अपने शरीर की जांच कराई तो इस बार उनकी बायोलॉजिकल एज 32 साल निकली, 32 ईयर्स, जबकि उनकी असली उम्र अब 42 साल हो चुकी थी। यानी उनका शरीर 10 साल जवान हो चुका था। डॉक्टर फर्मन की ये कहानी बताती है कि प्रकृति से सच्चा दोस्त आपका कोई और हो नहीं सकता और आप जितना ज़्यादा प्रकृति के पास रहेंगे, आपका दिल, दिमाग और शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो आज इस कहानी से आपकी सीख ये है कि आप जीवन भर सच्चे दोस्त की तलाश में रहते हैं। आपको लगता है कि सच्चे दोस्त आजकल मिलते नहीं, लेकिन ये जो प्रकृति है ये आपकी सच्ची दोस्त है। अगर आप इसके साथ रहेंगे तो ये भी आपका साथ छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप सदैव खुश रहें, जवान रहें, युवा बने रहें, तो उसका एक बहुत सरल तरीका आज हमने आपको बता दिया। अब आपको 1 पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो इस कहानी से सीख ले सकते हैं। आज हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपना काम छोड़कर, नौकरी छोड़कर जंगल में चले जाइए, ये सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन काम करते हुए भी, शहरों में रहते हुए भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में ऐसे बदलाव कर सकते हैं कि आप सदा के लिए युवा बने रहेंगे। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही, और अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और दिलों में रहना सीखिए। गुरूर में तो हर कोई रहता है और कहना है तो मुंह पर कहना सीखिए, क्योंकि पीठ पीछे तो हर कोई कहता है। नमस्कार।